हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। बेटा आप कहाँ पर होंगे? घर पर होंगे। ठीक है, मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए बेटा, वेलकम बैक टू इंटीग्रल एजुकेशन। स्वागत है आपका इंटीग्रल एजुकेशन में। और यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है बेटा कि आपको जाना है और प्ले स्टोर पर इंटीग्रल एजुकेशन का जो एक आपका एप्लीकेशन है उसको आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है। जैसे ही आप इंटीग्रल एजुकेशन के ऐप को डाउनलोड करेंगे, वहाँ पर आपको फिजिक्स के, ठीक है, केमिस्ट्री और मैथ के आपको लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स वहाँ पर अवेलेबल मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम शुरू करते हैं क्लास 11th की फिजिक्स। ठीक है, क्लास 11th की फिजिक्स हम लोग क्या करेंगे, शुरू करेंगे। और सबसे पहले देख लेते हैं कि क्लास 11 की फिजिक्स में जो आपके एनसीईआरटी के हिसाब से है वो कैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हम लोग बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहीं पर पढ़ा है नहीं पढ़ा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यदि आप हमारे वीडियो लेक्चर्स प्रॉपर फॉलो करेंगे तो आपसे नो डाउट बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस तो आपसे हो ही जाएंगे। ठीक है, जो स्कूलिंग पे आते हैं वो तो एक नॉर्मल सी बात है, हो ही जाते हैं सभी से। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आपके जेई मेंस के हैं, एडवांस के हैं और नीट लेवल के क्वेश्चंस हैं, एम्स के क्वेश्चंस हैं, तो उसके भी क्वेश्चंस आप लोग, आई विल डेफिनेटली श्योर दैट यू विल बी सॉल्व दैट प्रॉब्लम्स। ठीक है, आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लोगे। तो देखिए, सबसे पहले यदि बात आती है फिजिक्स की, ठीक है, तो फिजिक्स में बेटा हम लोग शुरू करेंगे कहाँ से, पहला चैप्टर से। पहला चैप्टर जो बेटा आपका है क्या है, यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट क्लियर है। दूसरा बेटा आपका चैप्टर है, तो हम इसी चैप्टर से आज हम इसकी शुरुआत कर देंगे। और आज हम थोड़ा सा चैप्टर्स के बारे में, जो एनसीईआरटी में जो आपकी एनसीईआरटी जो आपकी बुक्स है, ठीक है, उसमें फर्स्ट पार्ट के जो बुक है उसमें बेसिकली कितने चैप्टर दिए हुए हैं, 7-8 चैप्टर दिए हुए हैं। तो वही हम देखेंगे कि ये क्या है। पहला है यूनिट एंड मेजरमेंट। सेकंड है बेटा आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सरल रेखीय गति। तीसरा है मोशन इन प्लेन, मोशन इन प्लेन। इसी पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, फ्रिक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा, फ्रिक्शन पढ़ेंगे। यहीं पर हम लोग फ्रिक्शन को पढ़ना शुरू कर देंगे। चौथा है आपका लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन। फिर है आपका सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति। ठीक है, वृत्तीय गति पढ़ेंगे। छठा है हम आपका ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। ठीक है, ग्रेविटेशन मतलब गुरुत्वाकर्षण पढ़ेंगे। क्लियर हुआ। और हम इस पर आपका पढ़ेंगे वर्क, पावर एंड एनर्जी, जो कि वर्क, पावर एंड एनर्जी। ठीक है, तो ये चीजें, वर्क, पावर, एनर्जी का मतलब क्या हो गया, कार्य, शक्ति तथा ऊर्जा। कार्य, शक्ति तथा ऊर्जा, कार्य, सामर्थ्य, ऊर्जा, ये भी कह सकते हैं, जो भी आपको कहना हो ये है। तो बेसिकली इनमें से जो आपके कंपटीशन के लेवल से जो महत्वपूर्ण है वो बेसिकली बेटा आपका ये वाला क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन इससे आता ही आता है, इस चैप्टर से कंपटीशन के लेवल पे है, बता रहा हूँ। चाहे जेई का क्वेश्चन दे रहे हो, चाहे इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो या मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, इस वाले से मोशन इन प्लेन से या मोशन इन उससे भी आपको एक क्वेश्चन देखने को 110% मिलेगा। फ्रिक्शन से तो मिलना ही मिलना है, फ्रिक्शन का यूज वो कहीं ना कहीं करवा लेगा। लॉ ऑफ मोशन से आपको एक्सीलरेशन वगैरह निकालने के लिए कहीं ना कहीं से वो आपको दे देगा एक क्वेश्चन। इससे भी आपका सर्कुलर मोशन से आपका एक क्वेश्चन बनता है, सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन, एंड रोटेशनल मोशन। ठीक है, घूर्णन गति। और ये ग्रेविटेशन से एक क्वेश्चन 110% आता है। वर्क, पावर एंड एनर्जी से 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन।
ठीक है। तो आपको भले ही आपको ये लगे कि सर ये तो 11th के लिए है, लेकिन आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि इनका वेटेज जो है आपका कंपटीशन पे बहुत ज़्यादा है। अब आप यहीं से समझ लीजिए कितने क्वेश्चन हो गए, 2 3 4 5 6 7 से 8 क्वेश्चन इन चैप्टरों से आएंगे, समझ लीजिए। और इनका वेटेज बहुत होता है क्योंकि आप जो है 30 क्वेश्चन आते हैं, आप तो 25 हो गए हैं, ठीक है। 25 क्वेश्चंस को यदि आप ऐसे ही टाल देंगे कि नहीं यार आगे कर लेंगे, तो फिर थोड़ा सा कहीं ना कहीं से आपका जो सिलेक्शन है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, यूनिट एंड मेजरमेंट। अच्छा, आपकी बुक में थोड़ा सा वो दिया होगा कि मतलब फिजिकल क्वांटिटी कैसे, मतलब भौतिक जगत आपको दिया होगा, तो भाई साहब वो आपका कहीं से भी कोई भी रिलेवेंट नहीं है, इस वजह से हम उसको स्किप कर देते हैं। और तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, यूनिट मेजरमेंट, यूनिट मेजरमेंट एंड एरर। ठीक है, यूनिट को क्या कहते हैं हिंदी में बेटा? मात्रक। मेजरमेंट को मापन तथा त्रुटियां, ये हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले बात हो जाए कि देखो, अब आपको भौतिक विज्ञान की डिफिनीशन तो बेटा आप इतना तो आप हाई स्कूल में पढ़ के आए होंगे कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके द्वारा हम अपने आसपास होने वाले भौतिक परिवर्तनों को देखते हैं, वो क्या कहलाते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाती है? भौतिक विज्ञान कहलाती है। ये आपका रिलेवेंट नहीं है, लेकिन फिर भी बताना एक जरूरी था, बता दिया। ठीक है, किसे कहते हैं भौतिक विज्ञान? विज्ञान की वह शाखा जिसके द्वारा हम अपने आसपास होने वाले दैनिक जीवन में भौतिक परिवर्तनों को देखते हैं या उनका अध्ययन करते हैं, उनका अध्ययन ही क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान कहलाता है। क्लियर हुआ? अब आपको जो मेन हेडिंग है वो बेटा आपकी मेन हेडिंग है फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियां। तो हेडिंग डालिएगा फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियां, भौतिक राशियां, भौतिक राशियां। तो भौतिक राशियां किसे कहते हैं? भौतिक राशियां उन्हें कहते हैं बेटा कि जिनको किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिनका मापन किया जा सके, उन्हें क्या कहते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं। फिर से, वह राशियां जिनको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, लिख लीजिएगा फिर बात समझते हैं, वह राशियां जिनको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापन किया जाता है, मापन किया जाता है, भौतिक राशियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं बेटा? भौतिक राशियां कहलाती हैं। वह राशियां जिनको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं या भौतिक राशि कहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वह राशियां जिनको आप प्रत्यक्ष रूप से आप माप सको या उसका अप्रत्यक्ष रूप से माप सको। ठीक है, जैसे अंदाजा लगाते हैं ना, अप्रत्यक्ष रूप का क्या मतलब? आप अंदाजा लगा सको कि कितना है, या उसको आप डायरेक्टली माप लो, तो वह राशियां क्या कहलाएंगी? भौतिक राशियां कहलाएंगी भाई साहब। ठीक है, बात समझ में आ गई? लिखिएगा, भौतिक राशि को, भौतिक राशि को हम आंकिक मान तथा मात्रक के गुणनफल से प्रदर्शित करते हैं।
प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में? भौतिक राशि होता क्या है बेटा? भौतिक राशि जो है, भौतिक राशि जो होता है उसको हम किससे दिखाते हैं? यही कि उसका आंकिक मान क्या है और उसका मात्रक क्या है। जैसे एग्जांपल, जैसे यहां पर देखिए, पहले इसको लिख लेते हैं। भौतिक राशि बराबर, भौतिक राशि बराबर आंकिक मान गुणे मात्रक। ठीक है, इसी क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। ठीक है, थोड़ा बहुत एक ही है। ठीक है, इन दोनों का मतलब एक ही। देखो, भौतिक राशि क्या है बेटा? आंकिक मान। आंकिक मान का मतलब क्या हुआ? आंकिक मान का मतलब है कि उसकी गणित के रूप में कुछ वैल्यू होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू, उसकी कुछ वैल्यू आएगी, जैसे 1, 2, 3, 4 या 100, 98, 99, 10,000, 5,000, जो भी है आंकिक मान के रूप में आएगा। और ये क्या कहलाता है? मात्रक। जैसे जैसे मान के चलो कि आप दुकानदार के पास गए और आपने कहा भैया हमें क्या दे दो? चीनी दे दो, शुगर दे दो। तो आप क्या बोलोगे? तो पूछेगा कि कितनी चाहिए आपको, तो आप क्या कहोगे? 2। तो वो 2 से क्या मतलब समझेगा? 2 से ये समझेगा कि आपने आंकिक मान बताया है, लेकिन क्या आपको वो 2 दाने देगा? आपको क्या बताना पड़ेगा? आपका उसको मात्रक बताना पड़ेगा। तो आप क्या कहोगे? 2 किलो ना। आप क्या कहोगे? 2 किलो। जैसे आप शुगर लेने गए तो आपसे कोई कहा, जैसे मान के चलो कि आप आलू लेने गए, तो आप क्या कहते हो? 5 किलो दे दो भाई ना। तो 5 क्या है आपका? 5 है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू, आंकिक मान है। ठीक है, और ये जो केजी लगा रहा है ना, जो किलो लगा रहे हैं पीछे, किलोग्राम, वो क्या लगा रहे हैं बेटा? मात्रक है। क्या है? मात्रक है। बात समझ में आ गई? आपसे यदि कोई पूछता है कि बेटा पेपर है, ठीक है, आपसे कोई पूछता है कि बेटा क्या है? पेपर है, या चलो ठीक है, आपसे किसी ने पूछा कि बेटा टेम्परेचर कितना है, तो आप क्या बताते हो? 27। तो आगे क्या लगाते हो? 27 डिग्री सेल्सियस लगाते हो ना कि नहीं लगाते? फॉर एग्जाम्पल मान लो, जरूरी थोड़ी ना कि अभी 27 ही हो। तो ये 27 क्या है? 27 है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू, और डिग्री सेल्सियस आपका क्या है? मात्रक है। बात समझ में आई? यूनिट है, और ये क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है। ठीक है, तो आप इसे नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? अब बेटा बात आती है कि हम मानक किसे कहते हैं? मानक मात्रक किसे कहते हैं ना भाई? मात्रक भी तो पता होना चाहिए ना कि यूनिट किसे कहते हैं। ठीक है, तो लिखिएगा कि किसी भौतिक राशि को मापने के लिए, किसी भौतिक राशि को मापने के लिए, किसी भौतिक राशि को मापने के लिए इसके किसी परिमाण को मानक मान लेते हैं, मानक मान लेते हैं, यही मानक मात्रक कहलाता है, मात्रक कहलाता है। देखो बात समझो कि ये क्या कह रहा है कि जैसे मान लो हमें किसी चीज़ को मापना है, हमारे पास अभी कोई चीज़ नहीं, ठीक है, हमारे पास अभी कोई ऐसी युक्ति नहीं है जिसको हम क्या सके, माप कर सके, लेकिन उसको मापना है। तो क्या करेंगे कि हम उसके किसी एक परिमाण को हम क्या मान लेते हैं, एक यूनिट मान लेते हैं कि भैया ये इसका क्या है, मात्रक। जैसे मान के चलो कि गेहूं का ढेर लगा हुआ है और 2 लोगों में बांटना है, ठीक है, आपके पास तराजू नहीं है, ठीक है, आपके पास तराजू नहीं है जिससे आप उसका वेट कर सको। तो आप क्या करते हो, आप एक टोकरी लेते हो और उस एक टोकरी 10 टोकरी गिन के एक व्यक्ति की तरफ डालते हो और 10 टोकरी गिन के दूसरे व्यक्ति की तरफ डालते हो। तो वही जो टोकरी में जितना गेहूं आता है वो आपने क्या मान लिया, उसका
परिमाण मान लिया वही क्या हो गया, मानक हो गया, तो वो उसका क्या हो गया, मात्रक। सेम इसी तरीके से सोचो, जब पहली बार मापा गया होगा, जब मापने का व्यक्ति के दिमाग में आया होगा कि कैसे किसी चीज को मेजर किया जाए, मापा जाए, है, तो ये जो हम किलोग्राम पढ़ते हैं कि भाई आप इस वस्तु को 1 किलो दे दो या इसको 1 किलो दे दो, 2 किलो दे दो, तो आप क्या करते हो, जब शुरुआत में बना होगा तो बहुत सारे लोग, आपका बेसिकली आपको पता है हाई स्कूल पास आउट होके आए हो, तो इतना तो पता है ना कि वहां पर इतने ग्राम का एक चीज रखा हुआ है, इतना भारी, और उसी को हमने क्या बोल दिया है कि ये 1 किलो के बराबर है, 1 किलो के बराबर। अब देखो मापना किसे कहते हैं, तो किसी भौतिक राशि का जो भी चीजें हैं, ठीक है, दी गई राशि, जो भी भौतिक राशि आपको दी गई है, इसकी जो है मात्रक से तुलना करना ही क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। तो आप लिख सकते हैं कि किसी दी हुई भौतिक राशि का मात्रक के साथ तुलना करना ही मापन कहलाता है, मापन कहलाता है। बात समझ में आई कि नहीं, कि भैया जैसे मान के चलो कि आपने क्या किया, गेहूं रखा था ना, तो आपने क्या किया, उस गेहूं को आपने मेजर किया ना कि कितने टोकरी है, तो टोकरी एक तरीके से क्या हो गया, मात्रक। तो आप कोई आपसे पूछे भैया कितनी टोकरी था, तो आप क्या बता दो, 20 टोकरी था, तो 20 आपको क्या हो गया, आपका न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, और जो टोकरी है वो क्या हो गया, आपका यूनिट हो गया। तो इसी तरीके से जैसे मान के चलो आम का ढेर लगा हुआ, हमें नहीं पता, तो 1-1 किलो करके तौलोगे, तो तभी तो कहते हो ना 50 किलो हो गया, 2 किलो हो गया, 5 किलो हो गया। तो सेम वही तरीके, तो इसी तरीके से आप क्या करते हो, मापन करते हो, आप तुलना ही तो करते हो कि कौन किससे कितने गुना है, उसको भागा, तोड़ा, तो देखा कि कितने गुना है, 10 गुना है, 5 गुना है, 4 गुना है, ऐसे करके हम लोग कर सकते हैं। अब आपका एक महत्वपूर्ण पार्ट है, क्या पार्ट है, महत्वपूर्ण पार्ट है कि किसी भी भौतिक राशि का आंकिक मान, किसी भौतिक राशि का आंकिक मान तथा मात्रक का गुणनफल सदैव क्या रहता है, नियत रहता है। किसी भौतिक राशि का आंकिक मान तथा किसी भौतिक राशि का आंकिक मान तथा मात्रक का गुणनफल सदैव नियत रहता है। तो आप लिख सकते हैं किसी भौतिक राशि का आंकिक मान तथा मात्रक का गुणनफल नियत रहता है। क्या रहता है बेटा, नियत रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भौतिक राशि का आंकिक मान तथा मात्रक का गुणनफल। तो भैया भौतिक राशि जो होगी वो क्या होता है, आंकिक मान गुणे मात्रक, यही तो होता है, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का जो गुणनफल है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। स्थिर रहने का मतलब कांस्टेंट रहेगा, वो परिवर्तित नहीं होगा, बदलेगा नहीं, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं कि N1U1 बराबर N2U2। इसका मतलब क्या है, ये हमने क्या कर दिया, N1U1 बराबर N2U2। इसका मतलब क्या है कि जैसे आपने 5 किलोग्राम को, 5 जैसे ये 5 किलोग्राम लिखा हुआ है, तो ये N1 हो गया और ये U1 हो गया, ये न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई शुरुआत में, और ये क्या हो गया, शुरुआत की यूनिट हो गई। यदि हम इसकी यूनिट को ही चेंज करते हैं जो कि इसके बराबर हो, तो जैसे मान के चलो कि मैं इसको ग्राम में परिवर्तित करूं, तो 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम। तो यदि मैं इसको ग्राम में परिवर्तित करूं तो 1000 ग्राम करना पड़ेगा। हाँ सर करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है, ये जो पूरा स्टेटमेंट है, इसका मतलब यह है कि यदि आप किसी भी भौतिक राशि का क्या करते हैं, आंकिक मान बढ़ाते हैं या मात्रक बढ़ाते हैं, समझो, यदि आप किसी भौतिक राशि का मात्रक बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, मात्रक
क्या करते हैं, अच्छा मात्रक बढ़ाने का क्या मतलब है कि ग्राम से आप किलोग्राम में जाएंगे। क्यों? क्योंकि ग्राम क्या है, छोटी राशि है, और वो क्या है, किलोग्राम बड़ा है। तो यदि आप ग्राम से किलोग्राम में जाएंगे, मतलब मात्रक बढ़ा रहे हैं, तो आंकिक मान क्या होगा, घटेगा। मतलब कुल मिला के इनका दोनों का गुणनफल क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो वही चीज है, तो आप लिख सकते हैं इसका तात्पर्य यह है कि किसी भौतिक राशि का यदि मात्रक बढ़ाएंगे तो आंकिक मान कम होगा। देखो 5000 ग्राम है, अब आपने ग्राम को क्या कर दिया, ग्राम को आपने बढ़ा दिया, ग्राम को क्या कर दिया, मात्रक बढ़ा दी, मतलब ग्राम से कहां पहुंच गए, किलोग्राम में। तो पहले यहां पर देखो 5000 ग्राम था, लेकिन अब ये यहां पर आपका क्या हो गया, 5000 ग्राम तो बढ़ा, ग्राम तो बढ़ा, यानी मात्रक तो बढ़ा, मात्रक आपका ग्राम से क्या हो गया, किलोग्राम हो गया। लेकिन जो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या हो गई, घट गई। पहले न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी कितनी थी, 5000 है, अब कितनी हो गई, 5 हो गई। क्लियर है? तो ये इस लाइन का ये मतलब है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ें। चलिए अब देखते हैं मात्रक की अंतरराष्ट्रीय पद्धतियां। मात्रक की इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, मात्रक की अंतरराष्ट्रीय पद्धतियां। ठीक है, तो देखो इसमें हम लोग ना 3 यूनिट होती है। आपका होता है एक MKS, MKS का मतलब क्या है, मीटर, ठीक है, किलोग्राम। M का मतलब है मीटर, K का मतलब है किलोग्राम, और S का मतलब है सेकंड। ठीक है, दूसरा है आपका CGS, CGS का मतलब क्या है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। G का मतलब है ग्राम, S का मतलब है फिर से यहां पर सेकंड। एक आपका होता है FPS, FPS ये क्या है, ये आपका है फुट पाउंड सिस्टम। देखो जो इंग्लैंड वगैरह में चलता है, यूके वगैरह में, ये जो यूरोपियन कंट्री हैं, वहां पर आपका यदि आप चीनी लेने जाओगे तो आप क्या कहोगे, वहां पर आप पाउंड में मांगोगे। ठीक है, वहां पर जो जमीन होती है वो फुट में मिलती है। कैसे मिलती है, फीट में। जैसे आप बेसिकली फीट में तो यहां पर भी मिल रही है, आप जान रहे होगे। ठीक है, MKS ये आपका, इसको क्या कहते हैं, SI यूनिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, SI यूनिट। ठीक है, MKS को ही क्या कहते हैं, SI यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, चलो अब बात आती है कि अब ये है कि फिजिकल क्वांटिटी को कितने भागों में बांटा गया है। तो आप हेडिंग डालिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियों का वर्गीकरण, भौतिक राशियों का वर्गीकरण। तो सबसे पहला जो इसमें है कि अब ये क्या कह रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या है कि फिजिकल क्वांटिटी को कई भागों में बांटा गया होगा। पहला भाग है इसमें आपका क्या है, फर्स्ट पार्ट है फंडामेंटल, फंडामेंटल क्वांटिटी,
क्वांटिटी, मूल राशियां, मूल राशियां। मूल राशियों का क्या मतलब है कि ऐसी राशियां जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं, वह क्या कहलाती हैं? मूल राशियां कहलाती हैं। वह राशियां जो किसी दूसरी राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। तो लिख लीजिए, वह राशियां जो किसी दूसरी राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? मूल राशियां कहलाती हैं। क्लियर हुआ कि वह राशियां जो किसी दूसरे राशियों पर निर्भर नहीं करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? मूल राशियां कहते हैं। क्लियर हुआ बेटा? अब देखिए, मूल राशियां जो है ना, वो आपकी कितने प्रकार की होती हैं? 7 प्रकार की। कितने प्रकार की होती हैं? 7 प्रकार की। मूल राशियां आपकी कितने प्रकार की होती हैं? 7 प्रकार की होते हैं। इन 7 प्रकारों को आपको अच्छे से समझना है और इन्हीं से दूसरी राशियां जो हैं उत्पन्न होंगी। ठीक है, पहला क्या है आपका? मास, हिंदी में द्रव्यमान। ठीक है, इसको जो है हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? केजी से। ठीक है, जब यूनिट लिखेंगे तो इसको किससे? कैपिटल एम से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? मास को कैपिटल एम से। दूसरा है लंबाई, लेंथ। लंबाई यानी कि लंबाई किससे? मीटर से। ठीक है, इसको किससे दिखाते हैं? मीटर को, इसको एल से दिखाते हैं। मास, लेंथ। तीसरा है टाइम। टाइम मतलब बेटा इसको क्या कहते हैं? समय। और समय का मात्रक क्या है? सेकेंड। समय का मात्रक क्या है? सेकेंड। और इसे यहां पर हम टी से दिखाएंगे। क्लियर हुआ यूनिट लिखने के लिए? चौथा है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब कि आपका तापमान। ठीक है, तापमान को हम किससे दिखाते हैं? तापमान की जो यूनिट होती है केल्विन। क्या होती है? एसआई यूनिट। अच्छा, बेसिकली ये जो यूनिट मैं लिख रहा हूँ ना, केजी, मीटर, सेकेंड, किलो, केल्विन, ये सब क्या है? आपके एसआई मात्रक है, केल्विन। ठीक है, इसको मैं थीटा से हम लोग लिखते हैं। 4 हो गई। पांचवा है आपका, पांचवा क्या है आपका? पांचवा है पांचवा है आप लोग लिख लीजिए द्रव्यमान की मात्रा। द्रव्यमान की मात्रा, इसको हम किससे दिखाते हैं? मोल से। क्या होता है? मोल से। और इसको हम मोल लिखते हैं। ठीक है, मोल से दिखते हैं, मोल। छठा है आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को यार हिंदी में क्या कहते हैं? 1 मिनट में देख के आपको बता रहा हूं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी हिंदी कहाँ गई? ल्यूमिनस इंटेंसिटी भैया दिख जा। ज्योति तीव्रता। क्या कहते हैं भाई साहब? ल्यूमिनस इंटेंसिटी को क्या कहते हैं? ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी आप लिख सकते हो। ज्योति तीव्रता, इसका क्या होता है? कैंडेला। इसको हम सीडी से दिखाते हैं। सातवां है आपका बेसिकली विद्युत धारा। विद्युत धारा, इसका जो मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। और इसको भी हम एमपी से दिखाते हैं या आई से दिखाते हैं, जिससे भी आपको दिखाना हो। तो बेसिकली ये 4 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैक्सिमम इन्हीं की सहायता से अलग अलग चीज़ें
अलग अलग क्वांटिटी डिराइव होती है। तो आपकी जो मूल राशियां वो कितने प्रकार की होती है? मूल राशियां किसे कहते हैं? फिर से आप एक बार समझ लीजिए, वह राशियां जो किसी दूसरे राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं क्या कहलाती है? मूल राशियां कहलाती हैं। क्लियर हो गया? फिर मूल राशियां आपकी कितने प्रकार की होती हैं? 7 प्रकार की। पहला मास, दूसरा लेंथ, तीसरा आपका है टाइम, चौथा टेम्परेचर, पांचवा है आपका मोल ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, छठा है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, सातवां है आपका इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इसको आप जो है नोट कर लीजिए। ये जो चीजें हैं जो अभी बोर्ड पर लिखी हुई हैं, खास करके जो फंडामेंटल क्वांटिटी से, यहीं से बहुत सारी चीजें आपकी शुरू हो रही हैं, तो आप इनको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब बेटा जो है जो भौतिक राशियां हैं उनको पहला तो आपका हो गया, कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। पहला आपका है फंडामेंटल यानी मूल राशियां, दूसरा है आपकी पूरक राशियां, दूसरा है आपका पूरक राशियां, ठीक है ना। पूरक राशियों क्या कहते हैं इंग्लिश में? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। इसमें पहला है ए नंबर है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल का मतलब समतल कोण, समतल कोण, ठीक है ना। ये आप हाई स्कूल में पढ़ चुके होंगे कि कोण बराबर क्या होता है? कोण बराबर होते चाप बटे त्रिज्या, और इसका जो मात्रक होता है वो आपका क्या होता है? रेडियन। क्या होता है? रेडियन। किस में रिप्रेजेंट करते हैं? रेडियन में। ये थीटा है, ये आपका प्लेन एंगल है, तो चाप बटे त्रिज्या आपका क्या कहलाता है? जैसे मान के चलो कि ये O है, ये आपकी रेडियस R है, तो ठीक है, ये आपका क्या है? ये आपका आर्क है, और ये आपका क्या है? रेडियस, त्रिज्या है, ठीक है। तो ये तो सबको पता था कि कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या, एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। बी है आपका सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल को क्या कहते हैं? घन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? घन कोण। घन कोण का मतलब देखो, बात समझो कैसे निकालते हैं। जैसे आपने क्या ले लिया? एक पूरा जो है अंदर से पूरा क्या है? आपने एक स्फीयर लिया, स्फीयर मतलब गोला लिया जो अंदर से भी ठोस है। जैसे कि गेंद क्या होती है? गेंद अंदर से खोखली होती है और बाहर रहता है, लेकिन वो एक आपको ऐसी चीज लेना है जो अंदर भी क्या हो? भरी हुई हो, अंदर भी क्या हो? भरी हुई हो। तो ये आपका क्या होता है? जैसे कि मान के चलो कि ये, अच्छा ये जो पूरा है ना, ये अंदर तक भरा हुआ है, ठीक है ना। ये आपका क्या है? स्फीयर है। स्फीयर का मतलब क्या है? गोला है। और मान के चलो कि आपको ये चीज काट के क्या करना है? निकालना है। काट के क्या करना है? निकालना है। तो इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा कि कुछ इससे भाग से निकालोगे तो ये एरिया और ये इसकी रेडियस हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा? इसका क्या है? ये क्या है? रेडियस है। तो ये सॉलिड एंगल जो होता है, ये सॉलिड एंगल आपका बराबर होता है किसके? सॉलिड एंगल बराबर होता है एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको कहते हैं, इसका जो मात्रक होता है वो आपका क्या होता है? स्टेरेडियन। इसका मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन। नोट करिए, फिर तुरंत जो है आज इसका अगला कंप्लीट करके लेक्चर कंप्लीट करते हैं। नाउ द थर्ड इज, बेटा थर्ड है आपका व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। तो क्या लिखोगे? वह भौतिक राशियां, वह भौतिक राशियां जिनको मूल राशियों की सहायता से, मूल राशियों की सहायता से ज्ञात किया जाता है, ज्ञात किया जाता है, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। व्युत्पन्न
राशियां कहलाती हैं। बात समझ में आ गई कि वह राशियां, वह भौतिक राशियां जिनको किसकी सहायता से, मूल राशियों की सहायता से ज्ञात किया जाए। भाई इनको डिराइव्ड मतलब कि किसी से निकाली हुई, तो किससे निकल रही है, मूल राशियों। तो मूल राशियों की सहायता से यदि कोई राशि उत्पन्न की जा रही है तो उसको क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको बता दूं कि वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय, ये सबको पता होगा, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। अच्छा, विस्थापन का मतलब एक तरीके से क्या है कि मैं यहां से लेके वहां तक गए तो मैं क्या चला, दूरी चला, लेंथ चला, तो इसका विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर। और समय क्या होता है, समय का मात्रक सेकेंड। तो वेग का मात्रक क्या होगा, मीटर पर सेकेंड इनवर्स, मीटर पर सेकेंड इनवर्स। तो यही क्या कहलाता है, ये वेग क्या कहलाएगा। वेग को हम, वेग की राशि को निकालने के लिए किसके पास गए हैं, किसके पास गए, मूल राशियों के पास। तो ये राशि क्या कहलाती है, आपकी व्युत्पन्न राशियां। बेसिकली जितनी भी राशियां हम लोग पढ़ेंगे वो क्या होती हैं, व्युत्पन्न राशियां होती हैं। क्यों, क्योंकि जो आपकी जो मूल राशियां होती हैं वो केवल 7 प्रकार की होती हैं। तो चलिए बेटा, आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। इससे पहले जाते जाते आपको एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपको इंटीग्रल एजुकेशन का एप्लीकेशन जो है उसको आपको डाउनलोड करना है, ताकि आपको जो लेक्चर्स हैं वो आपको समय से मिल जाए और उस पर थोड़ा सा अलग भी रहेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।